तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत टूर एंड गाइड में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। जो मैं वीडियोज़ बना रहा था, जो कि सोसाइटी के लिए एक नॉलेजेबल थी, एक संदेश था, वो वीडियोज़ उस टाइप की वीडियोज़ आती रहेंगी। और फिलहाल मैंने सोचा कि कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग आज आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के सामने आज एक नया सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। नया सब्जेक्ट का मतलब जीके, जिसे जनरली जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होता है। तो प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत। तो उसमें हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टॉपिक लिखा है कि मध्यकालीन इतिहास, ऐसे करके पूरे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होता है कि इतिहास क्या होता है। देखिए पहले इतिहास जो है, इसका जो जन्मदाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का क्या माना जाता है? इतिहास का जन्मदाता। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक, कितना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतिहास क्या होता है। आखिर ये इतिहास जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो इतिहास का मतलब होता है कि जो हमारे पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी होती हैं, हमारे पास में जो घटनाएं हो चुकी उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि घटनाओं ने हमारे सोसाइटी पे, हमारे समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डाला, और हम लोग उस समय से लेकर के अब इस समय तक किस प्रकार पहुँचे, और उन घटनाओं से हम लोग किस प्रकार के क्या सीख लेते हैं, यही इतिहास होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक, इतिहास का ये क्या है? सेकेंड पार्ट है। तो इसे मध्यकालीन भारत का इतिहास ही क्यों कहते हैं? ठीक, मध्यकालीन भारत का इतिहास ही क्यों कहते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो मध्यकालीन भारत के इतिहास है उसकी स्टार्टिंग 711 से 712 की स्टार्टिंग से होती है। ठीक, इसे मध्यकालीन का इतिहास ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय क्या होता है ना कि जो उत्तर भारत में जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, जो कि पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक, पुष्यभूति वंश का शासक था। तो इसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात क्या होता है कि उत्तर भारत में काफ़ी राजाओं में फूट पड़ जाती है और छोटे छोटे साम्राज्य में पड़ जाते हैं और काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो बाहर से शक्तियों का आने के लिए वो निमंत्रण मिल जाता है बाहर वाली शक्तियों के कि आकर वो भारत पे आक्रमण करें और अपने राज्य की स्थापना करें। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से सिस्टम हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू होता है। और ये वहाँ जब तक हमारे ये 1600 ईस्वी के आसपास, जब तक हमारे अंग्रेज आने लगे थे, मतलब यूरोपीय जब आने लगे थे, तब तक के समय को, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना हुई थी और जो यूरोपीय आने लगे थे, तब तक के समय को हम क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत के इतिहास के बीच में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि, और इसके बाद जो हमारा यहाँ 1600 से आगे लेकर के जब तक कि हमारे 1962 तक ये जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कि मृत्यु हुई, तब तक के बीच के समय को हम लोग आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, आधुनिक इतिहास के रूप में। और इस समय से पहले जो समय था उसको हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आई थिंक पता चल गया होगा कि मध्यकालीन इतिहास का सिस्टम क्या है, इसे मध्यकालीन इतिहास ही क्यों कहते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मध्यकालीन इतिहास को जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो इसमें पहला टॉपिक आता है इसमें हमारा अरबों का आक्रमण। तो आपको हम अरबों का आक्रमण तो मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं दूसरा टॉपिक जो हम लोग का है, इस्लाम धर्म का विभाजन। तो इस्लाम धर्म का विभाजन किस प्रकार पढ़ेंगे? जब 632 ईस्वी में जब 632 ईस्वी में हमारे इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया होता है। तो जब उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया होता तो क्या होता है कि उनके फॉलोअर थे, उनके फॉलोअर्स के बीच इनकी गद्दी के लिए लेकर के लड़ाई होने लगती है।
तो उसमें क्या होता है कि इनका संप्रदाय दो पंथ में बढ़ जाता है। तो पहले एक थे अली साहब और एक थे अबू बकर साहब। अबू बकर साहब जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब की जो फैमिली थी वो अली साहब को मानती थी इनका उत्तराधिकारी, और ये जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के जो सैनिक थे ये मानते थे अबू बकर साहब को कि ये हमारे उत्तराधिकारी। तो जो इनको मानने वाले थे उनको शिया कहते हैं, और जो इनको मानने वाले थे उनको सुन्नी कहते हैं। ठीक, जो इनको मानने वाले थे उनको शिया कहते हैं और इनको मानने वाले थे उनको सुन्नी कहते हैं। तो इनके मृत्यु के पश्चात ये दो भाग में बढ़ गया था। तो क्या होता है कि ये 632 से 634 के आसपास ये रहते हैं अबू बकर साहब। उसके बाद हमारे ये इनको खलीफा मानती है, खलीफा, इनको भी खलीफा। खलीफा क्या होता है कि मुस्लिम धर्म का एक सबसे बड़ा राजनीतिक गुरु और वो सबसे बड़ा पद होता है खलीफा। ठीक, तो अब क्या होता है कि 632 तक ये रहते हैं, फिर ये 634 से लेकर के 644 ईस्वी तक हमारे आते हैं उमर साहब। जो हमारे उमर साहब आते हैं, ये उमर साहब के समय में ही हमारे मुंबई के थट्टा नामक स्थान पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। मुंबई के थट्टा नामक स्थान पर, जिसको हम लोग ट्राम्बे भी कहते हैं आज के समय में। ठीक, तो मुंबई के थट्टा नामक स्थान पर उमर साहब ने आक्रमण करवाया था, लेकिन उन समय क्या था कि इनका आक्रमण असफल रहा। तो ये पहला मुस्लिम असफल आक्रमण था जो हमारे देश पर हुआ था। उसके बाद ये उमर साहब के बाद हमारे आते हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब तीसरे खलीफा। जो उस्मान साहब थे इनका शासनकाल नियर अबाउट 644 से 656 के बीच था। ठीक, 644 से 656 के बीच। इन उस्मान साहब के बाद ये आते हैं अली साहब। तो इनका था 656 से लेकर के 666 के बीच। ठीक है, तो देखिए ये हमारा था मुस्लिम धर्म का विभाजन। उसके पश्चात क्या होता है कि इन लोगों की जो राजधानी थी ये मक्का थी। ये जो अपने कार्य को करते थे तो इनकी राजधानी मक्का थी। मक्का में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। लेकिन अब आगे चल करके यही मुस्लिम संप्रदाय में एक अलग वंश आएगा जिसको हम लोग कहते हैं उम्मय्यद खलीफा। उम्मय्यद खलीफा, उम्मय्यद खलीफा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यही लोग बदल कर आगे आते हैं, क्या हमारे उम्मय्यद खलीफा। उम्मय्यद खलीफा, ये उम्मय्यद खलीफा होते हैं ये जो अपनी राजधानी कहाँ करते हैं, उम्मय्यद खलीफा। ये अलग से इनका वंश होता है। ये राजधानी मक्का से लोग अपनी राजधानी को दशमिक स्थानांतरित करते हैं, जो कि आज सीरिया की राजधानी है। ठीक, सीरिया की राजधानी है। तो इसी उम्मय्यद खलीफा के समय में इन्हीं उम्मय्यद खलीफा के वंश में ही एक खलीफा होते हैं जिनका नाम होता है वालिद फर्स्ट। वालिद फर्स्ट, इनका शासनकाल नियर अबाउट 708 से लेकर के 715 के बीच में रहता है। ठीक, 708 से लेकर के 715 के बीच में रहता है। तो चलिए अब यहीं से शुरुआत होती है हमारी पूरी सिस्टम की पूरी कहानी। तो चलिए देखते हैं। जब ये हमारे वालिद साहब खलीफा थे तो उस समय क्या था कि जो अरबी थे, जो मुसलमान थे, वो हमारे भारत देश में आकर के व्यापार करते थे। तो आना जाना था उनका, व्यापार करते थे। तो उसमें क्या था कि ये लोग जान गए थे कि भारत में बहुत काफ़ी धन है, बहुत काफ़ी रुपया पैसा है, और यहाँ पे मुस्लिम धर्म की स्थापना भी नहीं थी, कोई प्रचार भी नहीं था। तो ये लोग एक मौका खोजते थे कि किसी तरह इन पर आक्रमण किया जाए और इनसे इस प्रदेश को विजित करके यहाँ पर धन लूटा जाए। तो देखिए क्या होता है कि लगभग 708 ईस्वी के आसपास, 708 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि जो हमारे अरब के जो व्यापारी होते हैं, जो श्रीलंका में, पहले इसको सिलोन कहते हैं, सिलोन पहले कहते थे इसको, आज के समय में इसको क्या कहते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका में क्या करते थे कि जो व्यापार करते थे व्यापारी, उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ लोगों की। तो जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो श्रीलंका के राजा क्या करते हैं कि उनके मृत्यु के पश्चात जो उनकी विधवा होती हैं, उनकी विधवा को
और कुछ दास दासियों को क्या करते हैं कि ये एक नाव पर बैठा करके इनको सिंघल बंदरगाह का नाम था, सिंघल बंदरगाह। सिंघल बंदरगाह से क्या करते हैं कि सिंघल बंदरगाह से ये इनको वालिद फर्स्ट जो हमारे खलीफा थे उनके पास भेजते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ढेर सारा उसमें उपहार ये सब धन दौलत दे करके इनको भेजते हैं। तो क्या होता है कि जब ये सिंघल बंदरगाह से ये लोग जब ये नाव से जब निकल जाते हैं ये लोग नाव से, तो जैसे ये लोग नाव से निकलते हैं ये लोग बैठ के यहाँ पर, तो ये क्या होता है कि नाव जो हवा और तूफान के कारण ये नाव वालिद फर्स्ट के पास ना जा करके ये नाव हमारे भारत के कराची बंदरगाह, कराची उस समय जो आज पाकिस्तान में है, कराची बंदरगाह, जिसको उस समय हम कहते थे देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह से जाकर के वो नाव क्या होती है हवा से या तूफान के कारण जाकर के वो देवल बंदरगाह पे पहुंच जाती है। तो जब ये देवल बंदरगाह पे नाव पहुंचती है तो उसमें क्या होता है ना कि जो देवल बंदरगाह है उसके आसपास दो जातियां रहती थी, एक तो थी मेड्स और एक थी कुरकू। ये तो दो जातियां थी, इनका मुख्य कार्य यही था कि ये लूटपाट करते थे, जहाजों को लूटते थे, सब धन जो लूट करके अपना ये जीविका चलाते थे, ये लूटपाट करते थे, डाकू टाइप के थे लोग। तो लोग क्या करते हैं कि इस जो नाव है ना, इस नाव को ये लोग क्या करते हैं लूट लेते हैं और उसमें बहुत लोगों की हत्या कर देते हैं, नाव को लूट करके उसमें बहुत लोगों की हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात जब ये खबर हमारे खलीफा वालिद फर्स्ट जो वालिद फर्स्ट थे जब इनके पास जाती है ये खबर, तो वालिद फर्स्ट जो थे वो काफ़ी क्रोधित होते हैं और ये वहाँ के राजा, उस समय जो राजा थे हमारे वहाँ के उस बंदरगाह के आसपास राजा थे ताहिर सेन का इलाका था, ताहिर सेन जो कि एक ब्राह्मण राजा थे, इनके बारे में अभी हम बताएंगे टॉपिक में है। तो ताहिर सेन थे, तो इन्होंने क्या किया वालिद फर्स्ट ने, इन्होंने अपने सेनापति अल हज्जाज, ये क्या था कि यह एक इनका गवर्नर था, इसको अल हज्जाज जो कि इस समय इराक का गवर्नर था, इराक का गवर्नर था, उसमें क्या था ये इराक का गवर्नर था अल हज्जाज। इन्होंने वालिद फर्स्ट ने अल हज्जाज को कहा कि तुम ताहिर सेन को एक पत्र लिखो और उसमें कहो कि जो हमारे क्षति हुई है, जो लूट हुई है, उसको आप वापस करिए, और जो वहाँ पर जो ये कुरकू और मेड्स जनजातियाँ हैं इनके विरुद्ध आप कार्रवाई करिए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। तो ये अल हज्जाज क्या करता है कि एक पत्र लिखता है ताहिर सेन को कि ऐसा है कि हमारे जो कुछ नागरिक आ रहे थे उनको ये इन जातियों ने आपके क्षेत्र में इनको लूटा है और मारा है, तो आप लोग आज प्लीज इन लोगों के ऊपर क्या करिए कार्रवाई करिए। तो ताहिर सेन सीधे सीधे इनसे ये कह देता है कि भैया ये मेरा इलाका नहीं है, आप खुद उनके ऊपर कुछ करो, ये मेरा इलाका मेरे अंदर नहीं आता है। तो इससे क्या होता है कि अल हज्जाज काफी क्रोधित होता है। तो क्रोधित होने के पश्चात ये जब क्रोधित होता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, तो ये क्या करता है कि अब लग रहा है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो ये अपने दो जो इसके सैनिक थे, जो दो सेनापति थे, इनको भेजता है। पहला था, एक था उबैदुल्ला। तो जब ये उबैदुल्ला का भेजता आक्रमण करने के लिए, तो उबैदुल्ला मारा जाता है, ताहिर सेन उसको मार देता है। फिर जब उबैदुल्ला मारा जाता है तो उसके बाद ये भेजता है बुदैल, इसको कहीं कहीं बुदैल भी करते हैं, उदैल को भेजता है आक्रमण करने के लिए, और ये भी मारा जाता है, ताहिर सेन इसको भी मार देता है। आप लोग नोट करेंगे, थोड़ा पानी पी। आई थिंक आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब हम लोग चलिए मेन कहानी की स्टार्ट करते हैं, जो मेन हमारे कहानी का जो सबसे बड़ा बेहतरीन पार्ट है। ठीक, तो देखते हैं। पहले आपने देख लिया मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो गया, इस्लाम धर्म का विभाजन आप लोगों ने देख लिया, अरबों का आक्रमण तत्कालीन कारण क्या था। इन लोगों का देखिए पहला कारण ये था, अरबों ने जो आक्रमण किया हमारे देश पर, पहला कारण ये था कि धन को लूटना चाहते थे, धन को लूटना चाहते थे। और दूसरा क्या था
इस्लाम धर्म का प्रचार हमारे देश में, ठीक, इस्लाम धर्म का प्रचार। और इसका जो तात्कालिक कारण था, जो तात्कालिक कारण था, अभी हमने आपको बताया कि नाव से जो लोग जा रहे थे उनको लूटने के, जो लूट लिए थे लोग, ठीक, तो तात्कालिक कारण था। और ये बाकी 2 कारण थे अरबों के आक्रमण के। तो अरबों का आक्रमण कंप्लीट हो गया। आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सिंध पर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है कि जब ये अल-हज्जाज के जब दोनों सेनापति जब मारे जाते हैं, दोनों सैनिक, तो अब ये क्या करता है कि अपने बड़े भाई के बेटे मोहम्मद बिन कासिम, बड़े भाई के बेटे मोहम्मद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को ये आदेश देता है। इसके बड़े भाई का बेटा था और ये इसका भतीजा और दामाद दोनों था अल-हज्जाज का, ये मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्या करता है कि इसको आदेश देता है कि तुम जाओ सिंध पर आक्रमण करो और दाहिर सेन को हरा दो, ठीक। तो जब ये उस समय मोहम्मद बिन कासिम को जब आक्रमण करने के लिए कहता है, तो उस समय इस मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 वर्ष थी, 17 वर्ष इसकी उम्र थी, ठीक। तो उसके बाद क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए सड़क के रास्ते पहले ये मकरान पहुंचता है, मकरान पहुंचता है और वहां के जो राजा थे उनके सैनिक को लेकर के फिर ये सड़क के रास्ते सिंध पर आक्रमण करने के लिए निकलता है। सिंध पर आक्रमण करने के लिए इसने लगभग 4000 सैनिक, 4000 ऊंट और कुछ घोड़े साथ में लिए थे। इसके पश्चात ये मोहम्मद बिन कासिम जो होता है ये रास्ते से, सड़क के रास्ते से ये पहुंच जाता है देवल बंदरगाह के पास, जहां पर वो जातियां रहती थी, मेड्स और कुरकू। ये जैसे ही देवल बंदरगाह के पास जाता है, देवल बंदरगाह पे जाने के बाद ये उस पर आक्रमण कर देता है। और वहां आक्रमण करने के पश्चात जो 17 वर्ष से उम्र से जो ज्यादा लोग थे, ज्यादा के उम्र के लोग थे, उन सबको ये मार डालता है। 17 वर्ष के सभी लोगों को छोड़ देता है, उससे पहले वालों को, लेकिन 17 वर्ष से ज्यादा के उम्र के जो थे उनको सबको ये मार देता है। काफी वहां पे तबाही करता है, बहुत रक्तपात करता है मोहम्मद बिन कासिम। उसके पश्चात ये मोहम्मद बिन कासिम वहां से जाता है देवल बंदरगाह, जाता है नीरून जाता है, नीरून पे जाकर आक्रमण करता है। उसके बाद जाता है ये सिहवान जाता है, जहां पर ये जजिया कर को लागू करता है और यहीं पर ये जाटों पर भी आक्रमण करता है। ठीक, सिहवान जाता है। अब देखिए ये इतने लोगों को तो मार चुका था, अब आगे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसका सामना होगा दाहिर सेन से, ठीक, इसका सामना होगा दाहिर सेन से। अब देखिए क्या होता है कि ये सिहवान पर आक्रमण करके उसको जीत लेता है। उसके बाद ये पहुंच जाता है सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी के पास पहुंच जाता है। और सिंधु नदी पर ये नावों से एक बेड़ा बनाता है और बेड़ा बनाकर उसको उस पार तक बना लेता है पुल की तरह। और सभी सैनिक को लेकर के ये पहुंच जाता है रावर, ये रावर पहुंच जाता है जहां पर कि दाहिर सेन ने शरण ले रखी थी। जब दाहिर सेन इसको देखता है वहां पर तो काफी आश्चर्यचकित होता है और इस मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच घमासान युद्ध होता है, रावर का युद्ध होता है, ठीक। और इस युद्ध में दाहिर सेन मारा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है। इसलिए माना जाता है कि भारत पर यह पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। तो यहाँ पर दाहिर सेन क्या होता है, हमारा मारा जाता है। तो देखिए आप लोग देख लें मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। अब देखते हैं दाहिर सेन के बारे में। तो दाहिर सेन कौन था, चलिए बताते हैं आपको। दाहिर सेन जो देवल बंदरगाह था उस क्षेत्र का ये क्या था, राजा था। तो पहले क्या होता था कि वहां रायवंश का शासक रहता था, रायवंश, ठीक, रायवंश का शासन रहता था।
तो रायवंश का शासन रहता था, तो यहाँ का एक राजा था, इसका नाम था साहसी। और इसकी पत्नी थी एक, जो थी लाड देवी। तो जब इस साहसी की मृत्यु हो जाती है तो इसी का एक प्रधानमंत्री रहता है, जिसका नाम रहता है चच, जो कि इस लाड देवी से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है और वहां पर शासन करने लगता है। तो इसी का जो पुत्र था वो था दाहिर सेन। ठीक, इसी चच के नाम पे लिखी हुई है चचनामा पुस्तक। ये जो मैं आपको सभी टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ, ये सारी कहानी चचनामा में ही लिखी हुई है। ये चचनामा जो है आपकी पहले पर्शियन लैंग्वेज में थी, ठीक, पर्शियन भाषा में थी। बाद में इसका अनुवाद जो है फारसी में करा लिया गया। पहले ये पर्शियन भाषा में थी। ये चच था, इसी के नाम पे चचनामा हमारी लिखी गई है। इसी का पुत्र था हमारा दाहिर सेन। तो आप लोग आई थिंक दाहिर सेन के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। जब उसको दाहिर सेन को ये मार देता है तो दाहिर सेन की दो पत्नियां रहती हैं। पहली पत्नी रहती है जो हमारी, वो रहती है रानी बाई, जो काफी लड़ने का प्रयास करती है, लेकिन ये जीत नहीं पाती है, तो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। ठीक, और जो दूसरी पत्नी रहती है वो रहती है लाड देवी। इससे क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम शादी कर लेता है इससे। कासिम इससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। ठीक, और जो दाहिर सेन था उसकी दो पुत्रियां थी। दो पुत्रियां कौन कौन सी, पहला थी सूर्या देवी और दूसरी पुत्री थी परमल देवी। ठीक, तो पहली पुत्री थी सूर्या देवी, दूसरी पुत्री थी परमल देवी। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, इसको मारने के पश्चात इसकी दूसरी पत्नी लाड देवी से क्या कर लेता है, ये शादी कर लेता है और इन दोनों पुत्रियों को बंदी बनाकर खलीफा वालिद फर्स्ट के पास भेज देता है। वालिद फर्स्ट के पास क्या कर देता है, भेज देता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि जब ये वालिद फर्स्ट के पास ये भेजता है मोहम्मद बिन कासिम, तो उस समय वालिद फर्स्ट खलीफा पद से हट चुका होता है। वहां पे सुलेमान नाम का खलीफा बन चुका होता है। सुलेमान जो खलीफा बन चुके होते हैं, जो कि अल हज्जाज के दुश्मन थे। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद बिन कासिम के भी दुश्मन होंगे। तो ये जो दोनों पुत्रियां उसके पास जाती हैं, तो वालिद फर्स्ट ने इनको कह रखा था कि तुम उनकी पुत्रियों का कोई भी स्त्रीत्व का हनन नहीं करोगे, उनके साथ तुम कुछ भी गलत काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ उसको पराजित करोगे और वहाँ मुस्लिम धर्म की स्थापना करोगे अपने राज्य की। तो ये जो दोनों पुत्रियां हैं ये वहाँ जाती हैं। तो ये जो दोनों पुत्रियां हैं सूर्या देवी और परमल देवी, ये क्या करती हैं कि अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए जो खलीफा सुलेमान होता है, इसे क्या कर लेती है, ये झूठ बोलती है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने हमारे स्त्रीत्व का हनन किया है, हमारे साथ गलत कार्य किया है। तो सुलेमान क्या होता है कि इस बात से काफ़ी क्रोधित होता है, चूंकि वो उसका दुश्मन तो होता ही है, तो क्या करता है कि अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि तुम लोग जाओ और जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको खाल में बांधकर यहाँ प्रस्तुत करो। तो क्या करते हैं कि सैनिक उसको खाल में बांध कर यहाँ लाते हैं, लेकिन क्या होती है कि सांस घुटने से क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सांस घुटने से इसकी क्या होती है, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये जो दोनों पुत्रियां हैं ये इसको सच बात बता देती हैं और सुलेमान इनको भी मार देता है। ठीक, तो ये थी हमारी अरबों के आक्रमण की पूरी कहानी, कैसे अरबों ने आक्रमण किया, कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश पर आक्रमण किया। तो चलिए फिर अब आगे कुछ थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कि फैक्ट क्या है। ठीक है, फैक्ट। तो पहला फैक्ट में पहला क्या है, फैक्ट में पहला चीज ये है कि जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। (712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल
हुआ था। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था कि उमर साहब के समय भी उन्होंने प्रयास किया था लेकिन वो असफल रहे थे। तो दूसरा क्या था कि इसके जो आक्रमण था इसके आक्रमण करने से प्रभाव क्या पड़ा हमारे देश पर। तो पहला प्रभाव ये था कि यहाँ पर ऊँट के पालन होने लगा, ऊँट का पालन, ठीक। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि इसने दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। दिरहम नामक सिक्के का क्या किया, इसने प्रचलन करवाया। तीसरा ये था कि इसने जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। तो क्या है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को ही जाता है, ठीक। और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक इसको बड़े लेवल पे लगाएंगे, लेकिन अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो उमर साहब ने पहले जजिया कर लगाया था, ठीक। उमर साहब, ठीक। भारत में लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। जजिया कर क्या होता है कि जजिया एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता है कि अगर किसी मुस्लिम शासक के अंतर्गत अगर कोई हिंदू प्रजा है तो क्या कहते हैं, भैया अगर तुम्हें अगर हमारा संरक्षण चाहिए तो तुम्हें जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक। आगे क्या हुआ कि आगे जो अरब थे ना, इसके आक्रमण से बाद अरब इसके जो है क्या ब्रह्माशास्त्र अपने साथ ले गए, ब्रह्माशास्त्र। ब्रह्माशास्त्र अपने साथ ले गए जो कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। और इसमें क्या हुआ कि जो पंचतंत्र है ना, इसका फारसी में अनुवाद हुआ, फारसी में अनुवाद। और इससे प्रभाव ये पड़ा कि जो यहाँ के जो डॉक्टर थे या जो वैद्य थे उनको अरबियों के सेवा में खिदमत में जाने के लिए जो है मौका मिला और वो उनकी खिदमत में जाने लगे। और चीज़ ये हुआ कि वहाँ से भी कुछ लोग यहाँ पर आके भारत में अध्ययन करने लगे, ठीक। उसके पश्चात क्या हुआ कि एक चीज़ ये था कि दाहिर के हारने का देखिए मुख्य कारण क्या था। दाहिर के हारने का जो मुख्य कारण था कि वहाँ के जो बौद्धिस्ट थे जिसके विरुद्ध थे, जो रायवंश था ना, रायवंश, वहाँ पर जो शासक थे ना वो बौद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म को मानते थे वो, ठीक। तो उसके हारने का एक मुख्य कारण ये था, ये कुछ फैक्ट है। और बाकी जो मैंने सब फैक्ट है वो बता ही दिया था। और कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भी ये जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम उसने 7,000 सेना भेजी थी, 7,000 सेना को भेजी, 7,000। लेकिन क्या हुआ कि बीच में ही इसको खलीफा के द्वारा बुलवा लिया गया और बीच में इसके मृत्यु हो जाने के पश्चात कन्नौज पर आक्रमण इसने नहीं किया। इसने मुल्तान पर भी आक्रमण किया था और मुल्तान को भी जीत लिया था। तो अगर ये मोहम्मद बिन कासिम होता तो उसी समय हमारे देश में क्या होती कि मुस्लिम धर्म की अच्छे से स्थापना हो जाती। लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात जो अरब थे वो अपने राज्य को यहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ की जो प्रजा थी ना वो गैर मुसलमान थी, तो उन लोगों के नियम कानून को नहीं मानती थी। तो ये लोग जिस राजा को जीतते थे तो उसी को बोल देते थे कि तुम ये शासन करो। लेकिन क्या होता था कि धीरे धीरे इनका जो है पतन हो गया, धीरे धीरे इनका पतन हो गया। तो बस आई थिंक इतना ही है। आप लोगों ने देख लिया कि अरब के आक्रमण प्रभाव क्या पड़ा, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे अभी हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम धर्म की स्थापना किस प्रकार से हमारे देश में उसका प्रचार होता है, किस प्रकार से जो तुर्क आक्रमण करते हैं। तो मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सोगदगीन अल्पतगीन कैसे लोग आएंगे हमारे देश में, मोहम्मद गौरी 17 बार आक्रमण करेगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुर्कों के आक्रमण उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर चलिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, बाय बाय।